मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने लाइफ प्रोसेसेस के आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करवाए थे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेसेस के बारे में आप स्टडी करोगे। फिर हमने क्या बताया था, न्यूट्रिशन के बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताया था मैंने आपको, रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक डेफिनेशन, ये सब जो है वो कवर हो गए थे टॉपिक। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करवाया था आपको मैंने, ठीक है, ये भी कवर हो गया था। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, कौन से पोर के थ्रू होता है, ये भी कवर हो गया था लास्ट वीडियो के अंदर। जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया भी हुआ है एक्टिविटी 6.2 के अंदर। इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या कहा है, क्या वो शो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़रूरी होती है, और वही जो है उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो वो कैसे किया उन्होंने कहा है कि 2 प्लांट्स लो, ठीक है। उन्होंने कहा इस एक्टिविटी के दौरान उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए, टेक 2 प्लांट जिनका इक्वल साइज है, ठीक है। उसको उन्होंने कवर करके रख दिया, किससे, ग्लास जार से या बेल जार से कवर करके इसको रख दिया। और एक प्लांट के पास इन्होंने क्या किया, एक चाइना डिश के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इस एक्टिविटी के दौरान आपने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए, एक ये प्लांट और एक ये प्लांट। दोनों का साइज़ क्या था, इक्वल साइज़ के आपने 2 प्लांट लिए थे, और दोनों को आपने बेल जार से कवर कर दिया, ठीक है। एक प्लांट के पास आपने क्या किया, चाइना डिश रख दी, और चाइना डिश के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, जो कि क्या है, बेस होता है, जो क्या करेगा, सारे के सारे यहाँ पर जो आसपास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने क्या करी, ऑब्जॉर्व कर लिया। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको इसने क्या करा, ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे, आप इनका आयोडीन टेस्ट करोगे, तो आपको देखना है स्टार्च की फॉर्मेशन किसके अंदर होगी या नहीं। उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको इन दोनों प्लांट्स को कुछ देर के लिए सनलाइट के अंदर रख देना है, ठीक है। और आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जो वाटर को लेकर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको वो कैसे स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। जिस भी प्लांट के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी उसी के अंदर आपको स्टार्च देखने को मिलेगा। तो आपने जब आयोडीन टेस्ट किया, तो आपने जब इस लीव का आयोडीन टेस्ट किया, तो आपको यहाँ पर कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ, अच्छा खासा ब्लू ब्लैक कलर आपको ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन आपने जब इस प्लांट की लीव्स को देखा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखी थी, यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है इसको, इस प्लांट को, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी हुई है, तो इन लीव्स के अंदर क्या होगी, स्टार्च की फॉर्मेशन भी हुई है। ये इनकी जो लीव्स होंगी वो आपको कैसे कलर की दिखेंगी, ब्लू ब्लैक कलर की ऑब्जर्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, जो कि बेस है, उसने अब्जॉर्व कर लिया था, जिस वजह से यहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो इस एक्टिविटी के दौरान इन्होंने यही बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई इनकी लीव्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो इसकी लीव्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया, इनके पत्तियों को अगर आपने ऑब्जर्व किया, तो उसके अंदर स्टार्च की फॉर्मेशन भी हुई, ठीक है। कौन से टेस्ट से किया, आयोडीन टेस्ट से। जब भी आप आयोडीन के ड्रॉप्स को डाल देते हो, जहाँ भी स्टार्च होगा वो वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू ब्लैक कलर के अंदर, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि सनलाइट जो वो ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये भी आपकी उसी एनसीईआरटी के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपने ये भी देख लिया कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया, कैसे उन्होंने सनलाइट से यानी कि एनर्जी को ऑब्टेन किया, किसकी फॉर्म में लेते हैं वो एनर्जी को, ठीक है। तो वो सब आपने कर लिया है स्टार्च के फॉर्म में। ये ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, लेकिन अब उन्हें अपनी बॉडी को यानी कि बिल्ड रखने के लिए, जैसे कि प्लांट्स हैं, तो उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, ठीक है। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर और कुछ एलिमेंट्स, ये कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखो, वाटर तो ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ले लेते हैं मिट्टी में से और अपनी रूट के थ्रू, ठीक है, टेरिशियल प्लांट जो ज़मीन पर होते हैं, ठीक है। लेकिन अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी क्या करते हैं, सोइल में से ले लेते हैं,
सॉइल में से इनके रूट के थ्रू अपने यानी कि प्लांट्स अपनी जड़ों के थ्रू सॉइल में से इन सारे मटेरियल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट होता है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट किस लिए इसको यूज़ करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। तो ये अगर आपने देखा होगा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको डायरेक्टली जो है प्लांट वो कंज्यूम नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये कैसे इस नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, और जबकि इनको तो नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि वो एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो कैसे लेते हैं, जो इनके प्लांट्स के अंदर, इनके रूट के अंदर, प्लांट के जो रूट होते हैं, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर देंगे, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, यूजेबल कंपाउंड के अंदर, जिससे कि फिर प्लांट क्या कर सकते हैं, इनको ले लेते हैं। प्लांट क्या करेंगे, इस नाइट्रेट और नाइट्रेट को, नाइट्राइट और नाइट्रेट को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये इस प्रोसेस से यानी कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और एक और प्रोसेस होती है, जब भी आपने देखा होगा बिजली पड़ती है तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2 वो टूट जाती है कुछ एटम्स के अंदर, N और N, ठीक है, एटम्स के अंदर, यानी कि टूट जाएगी। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, NO2 नाइट्रेट, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, फिर इस नाइट्रेट के कंपाउंड को दोबारा से यानी कि क्या हो जाएंगे, सोइल में मिल जाएंगे, और सोइल से प्लांट क्या है, इसको ले लेते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो कंज्यूम करते हैं, इस तरह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है, जो किसके लिए यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और अदर कंपाउंड के लिए। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। जो प्लांट है इसको कौन सी फॉर्म में लेते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट कैसे कन्वर्ट होते हैं ये भी मैंने आपको अभी बताया है। फिर उसके बाद और इट टेकन अप, और इसको कैसे लेते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसको कौन प्रिपेयर करता है, बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपका यहाँ तक जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। अब है नेक्स्ट आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उसी को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक होगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड होगा पैरासिटिक और थर्ड होता है होलोजोइक, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं उसी को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सैप्रोफिटिक, सेकंड पैरासिटिक और थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ, आपके घरों में ब्रेड होगी, ठीक है, वो ख़राब हो जाती है, 5 to 6 डेज़ बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे उसके ऊपर कुछ फंगस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंगी है उसको आप सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म लेके चलो, ठीक है। अभी ये सैप्रोफिटिक यानी कि ये फंगी क्या कर रही है, दूसरे यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, ख़राब हो चुकी है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो यानी कि फंगी क्या कर रही है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करती है, उसी को ही सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आप इसमें लिखोगे कि द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्रो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डाइजेस्टिंग इट, ठीक है, उसको खाकर अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करती है, और कहाँ से, यानी कि अपनी बॉडी के बाहर, और यहाँ से क्या करते हैं, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं राइट करनी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होता है, इन विच द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्रो नरिशमेंट फ्रॉम द यानी कि नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डाइजेस्टिंग इट, ठीक है, उसको खाने से, यानी कि क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फंगी। उसके बाद है नेक्स्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पर रहते हैं, उनको बिना किल करे और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट जिससे आपको याद भी रहेगा, लाइस, ठीक है, जो जुएँ होती हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन बींग्स की सिर में रहती हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहती है, और उनसे अपना क्या करती है, नरिशमेंट ऑब्टेन करती है, ना ही उनको कोई भी उनको बिना मारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी पे रहेंगे, होस्ट की बॉडी पे रहेंगे और वहाँ से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। तो द न्यूट्रिशन इन विच
ऑर्गेनिज्म ड्रो नरिशमेंट बाय लिविंग इन ऑन द बॉडी ऑफ, चाहे तो उनकी बॉडी के अंदर चाहे उनकी बॉडी के ऊपर रहकर और अपना खाना ऑब्टेन करते हैं बिना उन्हें मारे। तो एग्जांपल के लिए आप कौन कौन से दे सकते हो, जैसे कि कस्क्यूटा, लाइस, लीचीज, ये सारे जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? Holozoic nutrition take place in those organism which take solid और liquid food through the mouth। जैसे कि आप हो, आप अपना चाहे वो सॉलिड आप जूस पी रहे हो या आप खाना खा रहे हो, वो अपने माउथ के थ्रू खा रहे हो ना, तो आप जो भी सॉलिड और लिक्विड फूड अपने माउथ के थ्रू खा रहे हो यानी कि आपके बॉडी में जा रहा है माउथ के थ्रू, तो उन ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कैट, फिश, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? आगे फर्दर होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हार्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स और थर्ड ओमनीवोर्स। ठीक है, हार्बीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एग्जांपल के लिए डियर, काऊ, रैबिट, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट को खाते हो, जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो होते हैं हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स को खाते हैं या उनके फ्लैश को खाते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स, जैसे कि टाइगर, लोयंस। ठीक है, और ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों को खाते हैं, अब जो प्लांट को भी खाते हैं और जो एनिमल को भी खाते हैं वो कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स, जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जो कि एक सेल से मिलके बने होते हैं, वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं? जैसे अमीबा, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या होते हैं? अमीबा के अंदर ये क्या होंगे? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके बाहर फिंगर लाइक एक्सटेंशन जिसको बोला जाता है सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया लगी होती है। जब भी इनको फूड दिखता है तो ये अपनी इन सीडोपोडिया की हेल्प से फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये सीडोपोडिया इन्होंने एक्सटेंड करी और यहाँ से इस फूड को इन्होंने कैप्चर कर लिया और यहाँ पर इनके होता है फूड वैक्यूल, और इस फूड को ये कहाँ ले जाते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर। फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं जो क्या करेंगे? जो फूड इन्होंने लिया यानी कि जो फूड इन्होंने खाया उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद ये जो फूड है वो जो डाइजेस्ट हो जाता है और बाकी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसी फूड वैक्यूल से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। देखो डायग्राम के थ्रू, ये देखो, जब भी इनको अमीबा क्या होते हैं, इनके बीच में न्यूक्लियस होती है और यहाँ पर फूड पार्टिकल जब भी इनको दिखा तो यहाँ से अपनी ये सीडोपोडिया को एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ से इन्होंने कैप्चर कर लिया अपनी सीडोपोडिया की हेल्प से। उसके बाद ये फूड पार्टिकल जो है वो कहाँ पर जाएंगे? फूड वैक्यूल के अंदर। ये क्या है? फूड वैक्यूल, जहाँ पर क्या होंगे? कुछ जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, जब इनका फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, सारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको ट्रांसफ़र होगा उसको एजिमिलेशन कहा जाता है। ये पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर ये क्या होगा? इनके पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसको एजिमिलेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इसी फूड वैक्यूल में से बाहर निकल जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? इजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ठीक है, अपना फूड ये कैसे लेते हैं? जो इनकी बॉडी पर फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है जिसे सीडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करेंगे? फ्यूज़ कर देंगे उसके फूड पार्टिकल के ऊपर अपनी उस फिंगर लाइक एक्सटेंशन को, और फिर क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एक फूड वैक्यूल को। फिर इनसाइड द फूड वैक्यूल जो उन्होंने फूड खाया है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो ब्रोक डाउन हो जाता है किसमें? सिंपलर वन के अंदर। ठीक है, उसके बाद विच डिफ्यूज़ इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है और उसके बाद जो उनका रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल सरफेस से बाहर निकल जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रोन आउट फूड वैक्यूल में से ही। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है? पैरामीशियम कैसे अपना यानी कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इन द सेल इनकी डेफिनेट शेप होती है। फूड जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर लेके जाते हैं। फूड जो होगा वो स्पॉट के अंदर उस जैसे कि यानी कि ये जो होता है पैरामीशियम होगा, इनके एक स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर क्या होगा? फूड जाएगा और कौन उसकी हेल्प करता है? बाहर जो होंगी सीलिया लगी होंगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सीलिया जो है वो हेल्प करती है, ये पूरे सरफेस पर कवर होती है इनकी, तो वो क्या करती है? इस स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर फूड को लेके जाने का काम करती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, पैरामीशियम जो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके सेल की एक डेफिनेट शेप होती है और फूड जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट के पास स्पॉट में लेके जाया जाता है। फूड को स्पॉट तक ले जाने का काम कौन करता है, सीलिया की जो मूवमेंट होंगी जो उनके पूरे सरफेस पर होती हैं सीलिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, वो अपना उनके अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होती है, वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंड है, ठीक है, वही जो है डाइजेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्म करती है एलिमेंट्री कैनाल। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस किस पे मिलके बनी हुई है, इसके 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट माउथ, ठीक है, जब भी आप फूड खाओगे माउथ के थ्रू, फेयरनेक्स से होता हुआ ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस से पास होता हुआ जाता है। और कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है वो देखो आप। यहाँ पर जो माउथ है वो कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर, माउथ इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर, ठीक है, स्लिट लाइक इसकी अपर्चर होती है। और बाहर क्या होते हैं, 2 मूवेबल लिप्स होते हैं जिसकी जो क्या होंगे, मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माउथ की हेल्प से आप क्या करते हो, फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हो। और जो माउथ है लीड्स इनटू बक्कल कैविटी। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि इसके अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है आपके मुंह के अंदर, यानी माउथ के अंदर लार्ज स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होंगी, गम्स होंगे, गम्स मसूड़े होते हैं, टीथ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चीविंग का काम परफॉर्म करते हैं, जो भी फूड आप खाओगे उसको चबाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आपके मुंह के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, थूक थूक बोलते हैं ना जिसको, आप सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। फिर वो सलाइवा यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। और जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वोटरी फ्लूइड होता है जो क्या करता है, जो कहाँ पर सिक्रीट होता है, आपके माउथ के अंदर। कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स करते हैं। और जो सलाइवा का पीएच होता है वो होता है 6.8। फिर यहाँ पर आपके माउथ के अंदर कैसे कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। आप जब भी अपना खाना खाते हो तो टंग जो होगी आपके फूड को टेस्ट करती है और टीथ जो है वो क्या करेंगे, आपके फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पीसीज के अंदर। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है आपके माउथ की कैविटी में आते हैं, वो क्या करते हैं, उस सलाइवा के अंदर एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी आप फूड खा रहे हो, फूड के अंदर जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी स्टार्च प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, मेल्टोज के अंदर, ठीक है। कौन करता है ये काम, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेंगे, एमाइलेज और पेटाइलेन जो कि किस में से निकलते हैं, थूक में से, सलाइवा में से। जो भी फूड आपने खाया उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया मेल्टोज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये देखो, अभी एक पार्ट यहाँ पर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स लगे होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा, सलाइवा सिक्रीट होता है आपकी माउथ की कैविटी में। फिर माउथ से यानी कि पास होता है ये फूड पाइप के अंदर, ओसोफेगस बोला जाता है। फिर फूड आपका स्टमक से होते हुए कहाँ जाता है, ड्यूडनम के अंदर। फिर ड्यूडनम से यहाँ पर क्या होती है, ड्यूडनम है ये, ड्यूडनम, ठीक है, यहाँ पर ही क्या है, ड्यूडनम। फिर उसके बाद यहाँ पर कहाँ जाता है नेक्स्ट आपका, किस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो ये कॉइल ट्यूब दिख रही है आपको, कॉइल ट्यूब से बनी हुई है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर रेक्टम और लास्ट एनस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फेरनेक्स। फेरनेक्स कौन सा पैसेज होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी एयर के लिए भी, यहीं से फूड पास होता है और यहीं से आपका एयर भी पास होती है। फिर नेक्स्ट है डाइजेशन के लिए जो आपको परफॉर्म करता है, नेक्स्ट है ओसोफेगस जो मैंने आपको दिखाई है अभी, एक सेकेंड, ये देखो ये होती है ओसोफेगस, ठीक है। माउथ के बाद जो नेक्स्ट है ये क्या है, ओसोफेगस, फूड पाइप बोला जाता है इसको। जो आपने माउथ से जो भी फूड आपके अंदर जा रहा है वो अब पास होगा कहाँ से, ओसोफेगस से, ठीक है। उसके बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस कैसी होती है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, ठीक है, जो ज्वाइन करती है फेरनेक्स को स्टमक के साथ। और डाइजेशन कैसे होता है ओसोफेगस के अंदर, इसके अंदर कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होते। देयर आफ्टर द फूड पासिज इन टू द ओसोफेगस, यानी कि फूड पाइप में से पास होगा और फूड पाइप से सीधा कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। ओसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होते, तो जो फूड है वो कहाँ पास हो जाता है, स्टमक के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक क्या है, लार्ज जे शेप स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ पर होगी, डायफ्रागम के नीचे होती है। स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसा होता है कि आप देखोगे तो, एक सेकेंड आपको मैं दिखाती हूँ, ये आपका स्टमक है, ठीक है। ये जे शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी इनर लाइनिंग में से, ठीक है, इसके अंदर की वॉल में से क्या होते हैं, जूसी सिक्रीट होते हैं। एक तो होता है HCl एसिड सिक्रीट होता है और कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं।
जैसे ही आप फूड खाओगे और फूड यहाँ स्टमक में जाएगा तो ये एसिड क्या कर देते हैं, उस फूड में जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको किल करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर जो इन आपके स्टमक की इनर लाइनिंग में से क्या होते हैं, कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देते हैं, फूड को एसिडिक बनाने का काम करते हैं, ठीक है, हार्ड फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, और फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो उनको किल कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, उस कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, कौन कौन से जो है गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। एक होगा रेनिन जो कि मिल्क को स्प्लिट करने का काम करता है, और एक होगा प्रोटीन पेप्सिन जो क्या करेगा, अगर आपके फूड के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का क्या काम होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का वो है आपका ड्यूडेनम, ठीक है। 2 टाइप यहाँ पर क्या होते हैं, 2 टाइप के डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं ड्यूडेनम में। देखो आपको दिखाते हैं ये देखो यहाँ पर क्या है, स्टमक, ठीक है। स्टमक में से आपको बता दिया कि HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं। फिर उसके फंक्शन बता देना कि HCl क्या करेगा, जितना भी फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको किल करने का काम करता है, जो हार्ड फूड होगा उसको सॉफ्ट बनाने का काम कर देगा, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन से थे, एक रेनिन, दूसरा पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फिर यहाँ पर क्या होंगे, ये होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर क्या होंगे, जो पैनक्रिया से निकला हुआ सिक्रीशन होगा पैनक्रियाटिक जूस, और जो लीवर से निकला हुआ बाइल जूस, ये दोनों को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होंगे, 2 जूसेस होंगे, एक पैनक्रियाटिक जूस होगा और एक बाइल जूस होगा, जो कहाँ से निकला है, लीवर से, और गोल ब्लैडर में इसको सेव रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइप के डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, एक होगा पैनक्रियाटिक जूस और जो कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज में से, और दूसरा कौन सा होगा, बाइल जो कहाँ से निकल रहा है, लीवर में से, ठीक है। उसके बाद जो बाइल जूस है जो कहाँ से निकल रहा है आपका, ये 1-1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 1-1 मार्क्स में। तो अगर हर टॉपिक करोगे तो आपके लिए ही बेटर है, सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया है। उसके बाद है बाइल जूस। जो बाइल जूस है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर में से, ठीक है। इट इज़ अल्कालिन इन नेचर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रही थी स्टमक में से, वैसे ही यहाँ पर जो बाइल जूस निकलता है उसका जो वो कैसा होता है, वो अल्कालिन होता है। उसका pH कितना होगा, 8.0। ये येलोइश ग्रीन कलर का जूस होता है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये किस किस से मिलके बना हुआ होता है, इसके अंदर 80% वाटर होता है, कुछ बाइल पिगमेंट होते हैं। वो बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का और बिलीरुबिन येलो कलर का, और कुछ बाइल सोल्ट्स, यानी कि जो बाइल जूस है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, जो बाइल जूस है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, वाटर, 80% वाटर से, ठीक है। और कुछ एंजाइम और क्या होंगे यहाँ पर, कुछ पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, ठीक है, बिलीविरिडिन और यहाँ पर बिलोरुबिन, और लास्ट में और क्या है, कुछ सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट से मिलकर बाइल जूस बना हुआ होता है। ये बाइल जो यहाँ पर बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये फूड को क्या कर देता है, अल्कालीन बना देते हैं, ठीक है। ये एसिडिक से अल्कालीन बना देगा, और उसके बाद जो फूड के अंदर लार्ज फैट प्रेजेंट होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको वो क्या करता है, स्मॉलर पीसेज में तोड़ देता है, ठीक है, इमल्सीफाई कर देता है, बड़े बड़े लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट पैनक्रियाटिक जूस। अब आप ड्यूडेनम में से, ड्यूडेनम ने 2 सिक्रेशन कंटेन कर रहा था, एक तो पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, और दूसरा लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, ठीक है। तो अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रिप्सिन, सेकंड होगा एमाइलेज, और थर्ड होगा लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि फैट्स को इमल्सीफाई करने का काम करता है, कौन करता है, बड़े बड़े लार्ज यानी कि फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है बाइल। अब इसी फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड के अंदर, कौन करते हैं इसको फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट, लाइपेज, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर आपके फूड के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमने पढ़ा था कि सलाइवा में से भी निकलता है, जो भी हमारे फूड के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट है उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ट्रिप्सिन क्या करते हैं, जो यहाँ पर अभी पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया था ना पेप्सिन ने फूड को, ठीक है, ये देखो पेप्सिन ने फूड को पेप्टोन में कन्वर्ट किया था। अब इसी को ये क्या कर देते हैं, इसी पेप्टोन को ये ट्रिप्सिन क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या कर देंगे, इसी पेप्टोन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कम से कितना साइज़ होता है इसका, 6 मीटर लॉन्ग होता है, और ये कैसी होती है, अंदर से ऐसी ऐसी कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बाहर क्या लगा होता है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और अंदर क्या होगी, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ज़्यादा पार्ट जो है ले लेती है डाइजेस्टिव सिस्टम का।
उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि यहाँ पर क्या होती है, इट इज़ अ कोल्ड एंड नैरो ट्यूब जो क्या करती है, ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट और कहाँ पर देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले पार्ट में। और डाइजेशन यहाँ पर कैसे होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी इनर वॉल में से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं, जिसके अंदर कितने एंजाइम होंगे, 5 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइडेज जो क्या करेंगे, पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड के अंदर, लाइपेज जो भी फैट के जो रेस्ट ऑफ फैट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, मेल्टेज मेल्टेज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, लैक्टोज लैक्टेज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, बस ये आपके एंजाइम्स का पार्ट इतना ही था। अब उसके बाद जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस पे कुछ विली लगी होती है, जब आपका सारा का सारा फूड जो वो डाइजेस्ट हो जाता है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी विली की, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके अंदर क्या होंगी, अंदर साइड पे विली होंगी। वो क्या करेंगे, जब भी फूड सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया, ये विली क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्व करेंगी और क्या कर देंगी, मिक्स कर देंगे ब्लड के साथ, जिससे कि ब्लड से जो जब ये क्या कर देंगे, गेट इट मिक्सड इनटू द ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। और इसी ब्लड, ये ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को आपके हर बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। उसके बाद है लार्जर इंटेस्टाइन, बस ये लास्ट है आपका लार्जर इंटेस्टाइन। इट इज़, ये जो होती है चौड़ी होती है स्मॉलर इंटेस्टाइन से। ठीक है, वाइडर होती है, चौड़ी होती है, और ये कितनी लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर ये जो है लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पर यह डाइजेशन कैसे होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो फूड होगा, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, लेकिन जो पानी प्रेजेंट होगा एडिशनल क्वांटिटी में, जो वाटर प्रेजेंट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्व होता है। और फिसीज जो होंगी यहाँ से वो क्या हो जाती हैं, गेट कलेक्टेड इन द रेक्टम के अंदर कलेक्ट कर दी जाती हैं, या फिर निकाल दी जाती है टाइम टू टाइम। जो फिसिस होता है, मल होता है, वो रेक्टम के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर निकलता रहता है। और रेक्टम क्या होता है, लास्ट पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, फिर एनस जो होगी, यानी कि रेक्टम जो है ओपन टू द आउटसाइड, यहाँ पर देखने को मिलेगी, देखो आपको, ये देखो रेक्टम जो है वो कैसे ओपन हो रही है, ये यहाँ पर एक ओपनिंग जिसको क्या कहा जाता है, एनस। ठीक है, रेक्टम ओपन इनटू ओपनिंग, जिसको यहाँ पर क्या ओपनिंग बाई एक अपर्चर से, यानी कि पोर के हेल्प से क्या हो रही है, ओपन हो रही है, जिसको क्या कहा जाता है, एनस। और ये जिसको गार्ड कौन करते हैं, 2 अपर्चर्स। ये आपका कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कि कैसे जो है न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कैसे हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है। तो ये सारे का सारा आपका कंप्लीट हो गया है न्यूट्रिशन का पोर्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। थैंक यू।